दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि बात करें, हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ चीजें पढ़ी हैं, एक बार उस पर फिर से फोकस कर लिया जाए। जैसे बात करें तो पिछले वीडियो में हमने कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, यानी कि अंतराण्विक बल, जिसमें हमने पढ़ा डिस्पर्सन फोर्सेस यानी लंदन बल। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था डाइपोल फोर्सेस अर्थात द्विध्रुव बल, और इसी तरीके से तीसरा हमने द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल पढ़ा था, और फिर चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो उतना पढ़ने के बाद, और अगर आप ने वीडियो ना देखे तो आप पीछे जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम उसके बाद वाले टॉपिक पर पहुंचे हैं जिसका नाम है थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। हम जानेंगे कि ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले बात करें मैटर की, है ना। तो पता है कि मैटर जो है यानी जो द्रव्य है या पदार्थ है वो कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। भाई असंख्य पार्टिकल हो सकते हैं, किसी भी मैटर में असंख्य पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे बात करें तो मैटर, हमारे पास ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, इसमें भी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके इसका निर्माण हुआ है ना। तो बात करें कि इन्हीं सब पार्टिकल्स का जो मोशन यानी इन्हीं पार्टिकल्स की जो ऊर्जा होती है उसी को हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन किस तरीके से बोलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए हम गैस के लिए चलते हैं। गैस में तो पानी गर्म करते हुए, गैस या लिक्विड की बात करें द्रव की, तो आपने पानी गर्म किया होगा, है ना। तो आपने जब पानी को यानी बीकर में पानी को अपने गैस पे रखा होगा तो आपने देखा होगा इसके जो कण होते हैं बुलबुले ऊपर आते हैं। गर्म जब जिस तरीके से पानी गर्म होता है बुलबुले ऊपर आते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि पार्टिकल जो वो गति कर रहे हैं ना, गति। तो यही बात आई, वही गति से उनकी गति ऊर्जा होगी। पता है जिस किसी भी सब्सटेंस या जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में गति होगी तो वहाँ पे गति ऊर्जा होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के गति या कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। इसलिए जो भी पार्टिकल गति करते हैं वहाँ पे गति ऊर्जा होती है। और बात करें तो हमने अभी तक जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो ठोस के लिए पढ़े या गैस के लिए पढ़े हों या फिर द्रव के लिए पढ़े हों, हमने उसमें अंतराणिक दूरी देखी है ना, यानी दो अणुओं के बीच की दूरी, उनमें बल। ठीक है, तो उसी तरीके से जो अणु होते हैं वो गति करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऊष्मीय ऊर्जा किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले द थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ, देखिए अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल। यानी ये जो थर्मल एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये किस तरीके से उत्पन्न होती है? देखिए, इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मतलब ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये उस पार्टिकल्स यानी उस मैटर के अणुओं, मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं या फिर परमाणु अर्थात एटम्स, उनके मोशन के कारण उत्पन्न होती है ना। मैंने वही बताया कि जो थर्मल एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि उत्पन्न होती है किसके कारण? किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, फिर बात करें तो देखिए किस रूप पे डिपेंड, यानी डिपेंड किस पे करती है? ये सीधे सीधे डिपेंड करती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इट्स यानी ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है इसके ऑफ द सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस के तापमान पे यानी टेम्परेचर पे सीधे सीधे डिपेंड करती है। तो जैसे बात करें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ लें, जितना ज्यादा उसका तापमान होगा, ठीक है, जितना ज्यादा उसका तापमान होगा उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी यानी जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आपको पानी को गर्म करें तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे पानी को उसके जो अणुओं की ऊर्जा होगी वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा अधिक तो ऊष्मीय ऊर्जा भी अधिक होगी। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो सीधे सीधे तो ये औसत होता है किसका?
भाई मैंने बताया पदार्थ में कई पार्टिकल्स होते हैं, अणु हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, तो उन सभी की औसत गतिज ऊर्जा यानी उन सभी की अपनी अपनी गतिज ऊर्जा होगी, तो उनका औसत ही कहलाता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि ऊष्मीय ऊर्जा ही कारण है अणुओं के गति की, यानी अणु या परमाणु जो भी पाए जाते हैं उनकी जो गति होती है वो इसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई पात्र ले लिया जाए, ठीक है, इसमें जो भी अणु आप माने या परमाणु माने, इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, उन सभी का औसत ही कहलाएगा क्या, ऊष्मीय ऊर्जा। और ये ऊष्मीय ऊर्जा ही कारण है इनके मोशन का, यानी इनकी जो गति होती है वो इसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ही होती है। और ये ऊष्मीय ऊर्जा प्रोपोर्शनल सीधे सीधे किसकी होती है, यानी सीधे सीधे समानुपाती किसकी होती है, इसके टेम्परेचर यानी इस सब्सटेंस यानी इस पदार्थ का जितना ज्यादा तापमान होगा, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इनकी यानी इस पदार्थ की जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी अर्थात थर्मल एनर्जी वो भी होगी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जो गति होती है अणुओं की, इसको हम बोलते हैं थर्मल मोशन, यानी कि ऊष्मीय गति। और क्यों, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गति हो रही है अणुओं की, इसी कारण से इसको हम बोलते हैं थर्मल मोशन। क्या देखिए, हम बोलते हैं थर्मल मोशन। ऐसी को हम बोल सकते हैं क्या, ऊष्मीय गति। ये ऊष्मीय गति कौन करता है, ऊष्मीय गति करते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये करते हैं ऊष्मीय गति, और वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो गति करते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा के कारण ही वो गति करते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ भी ऊष्मा के कारण गति कर रहे हैं, यानी थर्मल के कारण ये गति कर रहे हैं पार्टिकल, इसी कारण से इसको बोल देते हैं थर्मल मोशन, यानी कि ऊष्मीय गति। ठीक है, तो ये पॉइंट था थर्मल एनर्जी। एक बार आपको फिर से बता दूं, ये जो थर्मल एनर्जी होती है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है इस पदार्थ, जिस किसी भी पदार्थ के लिए हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे यानी ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे, उसका जो तापमान होगा सीधे सीधे उसी के प्रोपोर्शनल होती है इसकी ऊष्मीय ऊर्जा। और ये होती क्यों है, क्योंकि अणुओं की गति, जो अणुओं की गति होती है उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है उनका औसत ही कहलाता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे, और ये होती क्यों है, क्योंकि गति करते हैं ना जो अणु या परमाणु या कहें तो सीधे सीधे पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं उनकी जो गति होती है उसी के कारण ही थर्मल ऊर्जा का यानी ऊष्मीय ऊर्जा का उद्भव होता है, कहे तो उत्पन्न होती है। ठीक है, बात करें तो ये ऊष्मीय ऊर्जा थी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं जिसमें हमको देखना है रिलेशन। रिलेशन मतलब कहें तो डिफरेंस, समझ उसको डिफरेंस बोल सकते हैं या रिलेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब हम बात करने वाले हैं किस पॉइंट की, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, मतलब अंतराण्विक बल की तुलना, यानी कहे तो हम साथ साथ इसके पढ़ेंगे ऊष्मीय अन्योन क्रिया। अभी तो हम सिर्फ अंतराण्विक अन्योन क्रिया के बारे में जान रहे थे ना, लेकिन अब ये नई बात है ऊष्मीय अन्योन क्रिया। लेकिन थर्मल लगने के कारण, उष्मा लगने के कारण आप समझ सकते हैं कि उष्मा के कारण जो अन्योन क्रिया होगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात करें अंतराण्विक बल। ये क्या करते हैं, किसी भी, अगर गेस कीजिए, अगर किसी भी मैटर में या किसी भी पदार्थ में अंतराण्विक बल है तो वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, भाई पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु कहें या फिर परमाणु कहें, कुछ होगा, पार्टिकल बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल होगा जिससे मैटर या पदार्थ मिलकर बना है। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में ये अंतराण्विक बल क्या करता है, उनको पास पास लाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि अंतराण्विक बल अभी जितने हमने पढ़े थे, ठीक है, जैसे लंदन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चारों फोर्सेज जो भी हमने पढ़े वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या कहे तो पार्टिकल्स को नजदीक लाते हैं, है ना। या बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स को ठोस बनाने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ठोस में ही ऐसी स्थिति आती है कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट में होते हैं, कहे तो अत्यधिक मात्रा में होते हैं, किसकी तुलना में, लिक्विड या गैस की तुलना में। ठीक है, तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो अंतराण्विक बल है ये अणु, पदार्थ के अणुओं को या पदार्थ के कणों को पास पास लाने का कार्य करता है, या कहे तो ठोस बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और दूसरी बात
मालिक्यूलर इंटरेक्शन जब हमने पढ़ा था, ठीक है, मालिक्यूलर इंटरेक्शन यानी आणविक या कह तो इंटरमालिक्यूलर इंटरेक्शन अर्थात अंतरा आणविक अन्योन क्रिया, तो वो क्या कर रहा था, उसमें भी हमने देखा था कि बल पास पास भी आ रहे थे और उनमें प्रतिकर्षण बल भी लग रहा था, लेकिन उस प्रतिकर्षण बल का मान इतना कम था कि वो आकर्षण बल कहे तो अट्रैक्टिव फोर्स को कहे तो अट्रैक्टिव फोर्स को पूर्णतः खत्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहा था ना, उसकी तुलना में अट्रैक्टिव फोर्स की तुलना में बहुत वीक था, इसलिए उसका कोई भी प्रभाव या कहे तो बहुत हल्का प्रभाव मॉलिक्यूल्स पर पड़ता था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के अलावा अगर हम बात करें थर्मल इंटरेक्शंस पे कि ऊष्मीय अन्योन क्रिया क्या करती है, तो जैसा अभी हमने पिछले टॉपिक देखा थर्मल एनर्जी क्या था भाई, ऊष्मीय ऊर्जा थी, तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या कर रही थी, वो पार्टिकल्स के अणुओं को गति करा रही थी ना, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा ही कारण थी कि वो जो पदार्थ के कण हैं यानी पदार्थ के परमाणु कहें या अणु कहें या सीधे सीधे हम कण कहें, तो जो पदार्थ के पार्टिकल हैं वो गति कर रहे थे ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, है ना। तो इससे आप कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मीय अन्योन क्रिया जो है वो पदार्थ के अणुओं को दूर दूर भेजने का काम करती है या कहें उनके बीच में दूरी बढ़ाती है ना। समझ सकते हैं कि जो ऊष्मीय अन्योन क्रिया होगी वो पदार्थ के अणुओं को दूर दूर भगाती है। और बात करें तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, देखिए बात करें तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और तथा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बाद ऊष्मीय अन्योन क्रिया यानी थर्मल इंटरेक्शंस जो हैं, ये दोनों चीजें ही किसी भी पदार्थ की अवस्था को निश्चित करती हैं या कहे तो किसी भी पदार्थ की अवस्था को डिफाइन करती हैं। पदार्थ की अवस्था बताएं तो देखिए जैसे ठोस या जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, इसी तरीके से हमारा होता है द्रव जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, और इसी तरीके से होता है हमारा गैस, ठीक है, गैस। तो बात यह है कि ये जो दोनों चीजें हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और थर्मल इंटरेक्शन, इन दोनों का बैलेंस ही पदार्थ की किसी भी इन तीनों अवस्थाओं को डिफाइन करता है। क्या कहते हो, इन्हीं दोनों को कम ज्यादा करके ही हम किसी भी पदार्थ को ठोस में रख सकते हैं, किसी भी पदार्थ को द्रव में रख सकते हैं, किसी भी पदार्थ को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे कि इन दोनों के थ्रू ही हम किसी भी पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं या तीनों अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जैसे बात करें तो अगर द्रव हो कहें तो H2O जिसको हम जल बोलते हैं, ठीक है, ये तीनों रूपों में पाया जाता है, द्रव, गैस और ठोस के रूप में भी जिसको हम बर्फ बोलते हैं, ठीक है, तीनों रूप में पाया जाता है। लेकिन उन तीनों रूपों में ये जो दो चीजें हैं ये अलग अलग होती हैं, ठीक है, कहीं पे ये ज्यादा होगी, कहीं पे ये ज्यादा होगी, कहीं पे दोनों के बीच में कहें तो बराबर होगा, लेवल दोनों का लगभग बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें ही डिफाइन करती हैं किसी भी पदार्थ या किसी भी मैटर की अवस्था को कि वो उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, ठीक है। तो अब बात करें इनके बाद कि अगर किसी गैस को हमको, गैस से चलते हैं, किसी गैस को अगर हमको लिक्विड बनाना है तो जरूरी थोड़ी कि उसको कंप्रेस करना, भाई पता है ना गैस है, अगर देखिए मान लीजिए ये गैस का पात्र हो, ठीक है, इसमें गैस के अणु दूर दूर हो, भाई गैस है तो दूर दूर पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि इसको कंप्रेस कर दिया जाए, ये कैसा है, ये गैस ना, गैस, तो इसको अगर ठोस बदलना हो या इसको द्रवित करना हो, लिक्विड बनाना हो, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है आप इसको प्रेस कीजिए यानी कंप्रेस कीजिए, संपीड़ित, तब ये बहुत हो सकता है छोटे में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाए कुछ, तब ये किस फॉर्म में आप कर सकते हैं, लिक्विड में, या जिसको हम बोलते हैं द्रव, कब, कंप्रेस के दौरान, यानी आपने कंप्रेस किया है तब जाकर के ये लिक्विड में बना है ना, ठीक है। लेकिन बात करें तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं है किसी भी गैस को लिक्विड में बदलने का, ठीक है,
या सिर्फ यही एक तरीका नहीं किसी भी गैस से को हम लिक्विड में बदलें, और भी बहुत से तरीके हैं, अगर तो और भी बहुत से वे हैं, रास्ते हैं जिसके थ्रू हम इस गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं इस लिक्विड में। ठीक है, तो उसी पे बात करेंगे कि हम कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इसको लिक्विड, और फिर जब लिक्विड आ जाएगा तो हमको पता है लिक्विड से हम ठोस भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे कहीं वीडियो में पढ़ा है कि हम ठोस, द्रव, गैस किसी भी पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में ले जा सकते हैं। ठीक है, जब चाहे तब ठोस में, जब चाहे तब द्रव, और जब चाहे तब गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें तो हम इसी पे देखेंगे कि इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें। ठीक है, इन दोनों को कैसे बैलेंस करें कि हम किसी भी पदार्थ को ठोस में रखें, उसको द्रव में रखें, या उसको हम गैस में रखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम। यहां पे देखिए, देखिए सबसे पहले बात करें तो हम गैस के लिए। ठीक है, ये गैस रहा, गैस से हम गए कहां पे, गैस से सीधे हम सॉलिड जाएंगे, जा सकते हैं सीधे, लेकिन सबसे पहले हम वो प्रोसेस आएगी जब सब्लिमेशन की और चीजों की, तब उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहां देखिए गैस से हम जाएंगे कहां, लिक्विड, अभी सीधे। ठीक है, लिक्विड, और फिर लिक्विड से हम जाएंगे कहां, सॉलिड पे। ठीक, ये तो इस टाइप गया, लेकिन अभी यहां पे देखिए होगा क्या। और फिर इसी तरीके से हम सॉलिड से इधर भी तो आ सकते हैं, सॉलिड से हम इस तरफ आए, लिक्विड, लिक्विड के बाद हम फिर से गैस, देखिए लिक्विड के बाद फिर से गैस, ये आए कैसे, इधर से। ठीक है, लेकिन ये हुई कैसे, ये क्रिया हुई कैसे, ये तो समझना होगा। तो जैसे अभी बताया कि सिर्फ गैस को कंप्रेस करना है, यानी संपीड़ित करने से ही हम उसको लिक्विड में नहीं बदल सकते। हम गैस को लिक्विड में बदलने के लिए इसकी ऊर्जा को, यानी जो इसकी ऊष्मीय अन्योन ऊर्जा है, अन्योन क्रिया है, अगर वो ऊष्मीय अन्योन क्रिया हम कम कर दें, भाई हमें क्या पता है गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस का गुण होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि जिस भी पात्र में गैस को हम रखते हैं, ये उस पात्र का पूरा आयतन और उसी पात्र का शेप, या कहे तो उसका आकार ले लेता है। अगर इसको हम छोटे पात्र में रखें तो ये छोटे पात्र का आकार और आयतन ले लेगा। ठीक है, बड़े पात्र में रखें तो बड़े पात्र का ले लेगा। तो कहने का मतलब जो गैस होते हैं उसके जो अणु होते हैं, उनके बीच में अंतराण्विक जो दूरी होती है, उनके अणुओं के बीच की दूरी वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इनके अणुओं की जो गति होती है, कहें तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है। तो कहने का मतलब अगर हम उनकी गतिज ऊर्जा को कम कर दें, भाई गतिज ऊर्जा तो दूर दूर पे टहलेंगे, अगर गतिज ऊर्जा कम कर दें तब वो नजदीक ही रहेंगे। उनके अणुओं के बीच की दूरी कम कर दें तब भी वो पास पास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब वो लिक्विड और ठोस की तरफ पहुंचने लगेंगे ना। तो ये होगा कैसे, बात करें उसकी ऊष्मीय अन्योन क्रिया, ये क्या होती है ऊष्मीय अन्योन क्रिया, क्यों, उसकी गति के कारण अगर ऊष्मा को हम कम कर दें, और ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा भी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, वो सीधे सीधे उस पदार्थ के या उस मैटर के टेम्परेचर या कहे तो तापमान के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल। तो अगर उसकी ऊर्जा को हम कम कर दें, यानी तापमान उसका कम कर दें, तब जो ऊष्मीय अन्योन क्रिया होगी उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें अन्योन क्रिया बढ़ने से उसके पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। जब उसमें अन्योन क्रिया कम हो जाएगी या थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, उसमें ऊर्जा, तब उस गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे ना, और पास पास आने से क्या होगा, उनके अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, और अणुओं के बीच की दूरी जब गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम होगी तब वो किसमें बदलेंगे, लिक्विड में, है ना। जब उनके अणुओं के बीच की दूरी कम होगी तब वो बदलेंगे लिक्विड में, और लिक्विड में बदलेंगे। अगर और दूरी कम हो जाए तब, और भी दूरी कम हो तब वो सॉलिड में बदलेंगे ना। तो बात करें तो यहां पे क्या होता है, यानी उनके अणुओं की अन्योन क्रिया कम होती है। तो कहने का मतलब इस साइड अगर हम जाएं, देखिए इस तरीके से, तो कौन सी चीज यहां पे बढ़ रही है, तो कहने का मतलब यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है,
उनका मान बढ़ रहा है ना, या कहें तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फोर्सेस बोले या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बोले, अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ रहे हैं। भाई ये एरो दिखा रहा है कि इधर से इधर हम जा रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी अंतराणविक अन्योन्य क्रिया बढ़ रही है, उसमें अन्योन्य क्रिया नहीं। देखिएगा, अंतराणविक अन्योन्य क्रिया बढ़ने का मतलब अंतराणविक बल, क्योंकि आकर्षण बल होता है ना, वही तो अंतराणविक अन्योन्य क्रिया होती है जो अणुओं को बांधे रखती है, ठीक है। तो यही कि थर्मल यानी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ रहा है। कब? जब हम गैस से सॉलिड की तरफ या लिक्विड से होते हुए सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट इसी का उल्टा होता है क्या? थर्मल अन्योन्य क्रिया। आप इसको अंतराणविक बल भी लिख सकते हैं, कहें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये आपको ना लिखना पसंद है तो आप यहाँ पे फोर्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्सेस। और इसी तरीके से जब हम सॉलिड से लिक्विड आते हैं तब क्या बढ़ेगा? क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा? भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा तो अणु दूर दूर जाएंगे ही नहीं, वो पास ही रहेंगे। तो कहने का मतलब अगर सॉलिड से हमको गैस में आना है तो गैस में आने के लिए क्या करना होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसका मान कुछ कम हो। और जब उसका मान कम होगा तो कब? जब हम थर्मल यानी उसमें ऊर्जा बढ़ाएंगे। कहने का मतलब जब हम पदार्थ का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तब के केस में ही ये, या कहें तो तब के केस में जो अणु होंगे उस पदार्थ के वो दूर दूर होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहें तो थर्मल इंटरेक्शन या थर्मल एनर्जी बढ़ेगी ना। तो देखिए, थर्मल एनर्जी बढ़ किस तरफ रही है? इस तरीके से, ठीक है, यानी थर्मल एनर्जी सॉलिड से इस तरफ बढ़ रही है, इस रूप में देखिए, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब उसमें अन्योन्य क्रिया होगी, और इसीलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लिखा गया, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मान बढ़ जाता है। और यहाँ पे इसलिए थर्मल एनर्जी लिखा गया क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ने से ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है, और जब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया बढ़ेगी, और ये थर्मल एनर्जी बढ़ी कैसे? उसका तापमान बढ़ाने से, पदार्थ का तापमान बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ी, और थर्मल एनर्जी के बढ़ने से ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया का मान भी बढ़ गया। और ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया का मान बढ़ने से क्या हुआ कि जो पदार्थ यानी जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर जाने लगे, या कहने का मतलब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ ली, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके पार्टिकल्स और दूरी में गति करने लगे, यानी और भी बड़ा उनका आयतन होता गया। और जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अंतराणविक बल का मान बढ़ रहा था तब उनकी गतिज ऊर्जा कम हो रही थी, और वो यानी जो पार्टिकल्स थे वो और पास पास आ रहे थे, और पास पास आने की वजह से ही पहले गैस थे, फिर लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन दोनों में कहें तो रिलेशन है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा तब सॉलिड की तरफ हम बढ़ेंगे, और जब थर्मल एनर्जी या फिर उसमें अन्योन्य क्रिया का मान बढ़ेगा तब हम धीरे धीरे गैस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब बारी होगी कि हम जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन में ही कि हम इसमें मुख्यतः लिक्विड और गैस के बारे में अध्ययन करेंगे, या कहे तो गैस तथा द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। बाकी बात रहेगी सॉलिड की, तो सॉलिड आपके कक्षा 12 में है या 12th क्लास में है, ठीक है, तो वहां पे चर्चा होगी। तो पहले हम बात करेंगे गैस के लिए, और हम देखेंगे कि ये जो गैस और लिक्विड है इन पे कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, जो इन पे लागू होते हैं कि इस फॉर्म में इनको रखा जाए, लिक्विड में कब रखा जाए, कब इनको गैस में रखा जाए, या किस रूप से इनमें चेंजिंग होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गैस क्या होते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो बात करें हम गैस और लिक्विड, यानी इन्हीं दो चीजों को हमको अब देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? गैस की, यानी द गैसियस स्टेट, ये गैसीय अवस्था क्या है ना। तो बात पहले गैसियस अवस्था है क्या, गैस क्या आपने देखा है, हमने देखा है,
है। तो बात करें, हम सबने गैस को देखा है, ठीक है। तो गैस कहें तो सबसे पहले तो पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है, जो कि हर जगह विद्यमान है, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं है, आप पूरे पृथ्वी पे कहीं भी घूमिए, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे आपको गैस ना मिले, ठीक है। बात करें तो हम जब से हमारा जन्म हुआ है, हम एक कहें तो गैस के महासागर में ही रह रहे हैं, ठीक है। गैस का महासागर मतलब समझ सकते हैं, ओशियन ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस के महासागर में ही रह रहे हैं, जहां पे कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पहले तो ऑक्सीजन गैस, जो हमारे जीवन के लिए संजीवनी है, ठीक है, यानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। साथ में कुछ हानिकारक गैसें भी हैं, ठीक। और इसके साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और आसपास क्या भाई नमी भी रहती है, आर्द्रता भी रहती है ना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं, लेकिन बात हमको करनी है गैस की। तो गैस हमारे आसपास है, हम गैस के समुद्र में कहें तो गैस के महासागर में ही है, ठीक। तो बात करें, हम रह रहे हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी की सबसे निचली सतह जो होती है ट्रोपोस्फियर, उसी में हम रह रहे हैं, यानी उसी के अंतर्गत हम रहते हैं, ठीक है। तो उस ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीजन पाई जाती है, वो भी एक गैस है जिसको हम डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। डाई नाइट्रोजन पाया जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाष्प भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, क्योंकि हम ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं ना। तो बात करें, इसी पे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, कौन सा, हाँ ये देखिए, ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, ये पृथ्वी से जुड़ा होता है किस बल द्वारा? भाई पृथ्वी के पास गुरुत्वीय बल होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज नीचे गिर जाती है पृथ्वी पे, तो उसी बल के कारण ये ट्रोपोस्फियर भी पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जिसमें हमारा जीवन व्यतीत होता है, ठीक है। तो बात करें, हम गैसों में उन चीजों को बात करेंगे, यानी उन चीजों पे गैसों में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। कब? जब सामान्य प्रेशर हो, सामान्य ताप हो, ठीक है। तब जब, यानी सामान्य ताप और दाब पर हम कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो गैस के रूप में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गैसों के जो भौतिक गुण होते हैं, जिसके थ्रू हम गैसों को अपनी आंखों से देख करके, छू करके, छू करके, देख करके, ठीक है, या महसूस करके उसका बता सकते हैं कि वो गैसीय अवस्था में है, कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज या कहे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी चीज को देखने के बाद हमें यह एहसास करा देंगी कि वो चीज गैसीय अवस्था में है। अगर गैसीय अवस्था में होगी तो उसके जो गुण होंगे वो इस रूप में मिलेंगे, यानी जो जो गुण यहाँ पे हैं। अगर गैसीय अवस्था में नहीं होगी तब उसके गुण इससे कुछ डिफरेंट मिलेंगे ना, ठीक है। बात करें जिस तरीके से ठोस के, भाई हर पदार्थ के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, ठोस की भी प्रॉपर्टीज होती है, द्रव की भी प्रॉपर्टीज अपनी होती है, उसी तरीके से गैस की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो और कैसी प्रॉपर्टीज, वो जो जिनको हम आसानी से देख करके कह सकते हैं कि ये चीज ठोस है या ये लिक्विड है या ये फिर गैस है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं गैसों के लिए। देखिए क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था की कुछ या गैसीय अवस्था की भौतिक गुणधर्म, ठीक है। देखिए क्या, सबसे पहला पॉइंट, जो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब होता है संपीड्य, ठीक है। संपीड्य मतलब प्रेस कर सकते हैं, जिसको हम प्रेस यानी इस तरीके से दबा सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी जो गैसें होती हैं वो अत्यधिक संपीड्य होती हैं, यानी उनको गैसों को ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये। तो जब कोई भी पदार्थ हमको दिया जाएगा, अगर कहा जाए बताइए क्या ये गैस है, तो हम उसको प्रेस करेंगे। अगर जितना ज्यादा प्रेस हो जाएगा तो वो गैस के रूप में आएगा, ठीक है, यानी गैस कहलाएगा। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब जो गैसें होती हैं वो सभी डायरेक्शंस में बराबर प्रेशर लगाते हैं, सभी डायरेक्शन में समान दाब लगाती हैं, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो गैसें होंगी, कोई भी गैस हो, वो सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर लगाएगी, यानी एक समान दाब लगाएगी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड,
यानी जो गैसें होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं घनत्व, वो कम होती है किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में और साथ ही साथ लिक्विड की तुलना में। ठीक है, तो कहने का मतलब जो गैसें होती हैं उनका घनत्व सबसे कम होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में सबसे कम घनत्व वाली अवस्था कौन सी होती है? गैसीय अवस्था। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनत्व किस अवस्था की होती है? वो होती है हमारे सॉलिड की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सॉलिड की घनत्व यानी सॉलिड का घनत्व जिसको हम ठोस बोलते हैं, उसका घनत्व तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा होता है, और द्रव का घनत्व तीनों अवस्थाओं के बीच में होता है, और साथ ही जो गैस होती है उसका घनत्व या डेंसिटी सबसे कम होता है। यानी घनत्व कम होने का मतलब कि उसके पार्टिकल के बीच में दूरी ज्यादा है और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में दूरी सबसे कम है। ठीक है, जितनी ज्यादा पार्टिकल के बीच में दूरी कम, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी या उतनी ज्यादा उसका घनत्व। ठीक है, फिर अगली बात देखिए, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगली बात द वॉल्यूम एंड शेप। देखिए बात आ गई ना, जो डिफरेंसेस हमको बचपन से बताई जाती है, वॉल्यूम एंड शेप वाली। ठीक है, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेज आर नॉट फिक्स्ड। मतलब गैसों के वॉल्यूम या जिसको हम बोलते हैं आयतन तथा शेप जिसको बोलते हैं आकार, तो गैसों के आयतन और आकार फिक्स नहीं यानी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हमको बचपन से ही बताई जाती है गैसों के लिए। ठीक है, तो गैसों के आयतन तथा गैसों के आकार निश्चित नहीं होते हैं। These assume volume and shape of the container। मतलब ये जो गैसें होती हैं वो प्राप्त कर लेती हैं क्या? वॉल्यूम भी और साथ साथ शेप भी, इसका ऑफ द कंटेनर। मतलब जिस पात्र में, जिस भी पात्र में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ये गैसें स्टोर की जाएंगी या गैसें रखी जाएंगी, उसी का शेप और साथ साथ उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेती हैं या एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, कहते हैं तो हम जिस किसी भी पात्र में गैसों को रखते हैं तो मान लेते हैं कि जो गैसों का आकार है वो उस पात्र का हो गया, या जो गैसों का आयतन है वो उस पात्र के आयतन के बराबर है। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात है गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मतलब जो गैसें होती हैं वो किसी भी अनुपात में और पूर्णता, देखिए यहाँ पे क्या है, मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब बराबर और पूरी तरीके से फैल जाती हैं। मिक्स मतलब फैल जाना, मिल जाना। ठीक है, तो किसी भी कहे तो गैसें बिना, और देखिएगा लिखा गया है विदाउट एनी मैकेनिकल एड, मतलब बिना किसी यांत्रिक कार्य के अगर गैसों को मिलाया जाए, दो गैसें आपस में मिलाई जाए, तो जो दो गैसें होंगी वो बिना किसी बाहरी कार्य के ही आपस में इवनली और इक्वली, ठीक है, इवनली और तो कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से किसी भी रेशियो में सेम रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कहीं पे डेंसिटी दूसरी हो, कहीं पे डेंसिटी दूसरी ना, सब सेम डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये कुछ जो 5 6 लिखी गई है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी गैस के लिए। यानी कोई गैस अगर आपको दी जाए तो इतनी चीजें आपको उस गैस के बारे में ध्यान में रखना होगा। तो बात करें इस पूरी गैसीय अवस्था को पढ़ते समय, यानी गैसेस स्टेट को पढ़ते समय इन पॉइंट्स को आपको रिमेम्बर करना होगा, यानी ध्यान में रखना होगा कि ये बातें गैसों में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही हम गैसों पे जो और भी चीजें आगे हमको पढ़नी है, गैस के नियम है, गैस के लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज है, इन सब के बारे में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन चीजों को अपने आप रिमाइंड करते रहिएगा और याद भी रखिएगा जब तक हम गैस को पढ़ नहीं लेते हैं। उसके बाद याद रखिएगा क्योंकि भविष्य में पेपर में भी तो लिखना रहेगा, पूछ लिया जाए गैसों की कुछ प्रॉपर्टीज लिखे, तो इन चीजों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं पूरा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी है ऐसे तत्वों की बात करने की जो सामान्य कंडीशन पे, जिसमें प्रेशर और दाब या कहें तो प्रेशर और टेम्परेचर जिसको बोलते हैं दाब तथा ताप, ये सामान्य हो, तब की स्थिति में कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो गैसों के रूप में रहते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में हम तत्व को लेके ही चलेंगे, तो हम देखेंगे ना कि कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो सामान्य कंडीशन पे भी कहे तो गैस के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो बात करें कुल मिला के जितने भी पाए जाते हैं, कुल 11 तत्व ऐसे हैं, यानी 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो सामान्य कंडीशन पे गैस स्टेट में रहते हैं, यानी गैसियस स्टेट में रहते हैं।
तो उन्हीं को देखना है कि कौन कौन से 11 तत्व ऐसे हैं जो सामान्य कंडीशन या कहें तो सामान्य दाब और सामान्य ताप पे गैस के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो बात करें कुल 11 हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से 11 हैं वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से हम देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, इसमें एक तत्व होता है जो गैस के रूप में रहता है, जिसका नाम है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन पहला तत्व है जो गैस के रूप में रहता है। आपने रिएक्शंस भी पढ़ी हो केमिस्ट्री में, तो हम H2 के रूप में गैस को निकालते हैं ना, क्या H2 के रूप में इस तरीके से गैस को हम निकालते हैं, तो ये गैस के रूप में रहती है। ठीक है, सामान्य कंडीशन पे, सामान्य कंडीशन मतलब सामान्य ताप और सामान्य दाब पे। और इसी तरीके से देखिए, फिर यहाँ बीच में छोड़िए, फिर यहाँ पे आते हैं जो सामान्य हमारे, देखिए नाइट्रोजन, और इसी तरीके से हमारा आता है ऑक्सीजन, और इसी तरीके से आता है फ्लोरीन, और इसी तरीके से हमारा होता है क्लोरीन। ठीक है, तो कहने मतलब ये हमारे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी सामान्य टेम्परेचर पे ये भी है तो गैस के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो अभी कितने हुए? 1 और 4, 1, 5। इनका ग्रुप कौन सा है? ये हमारा पहला, दूसरा, और इसी तरीके से आता है हमारा 18वां, 17वां। देखिए ये होता है हमारा 17, ये 16, और ये होता है 15। ठीक है, ये होता है 15, और इसी तरीके से हमारा आता है 18वां ग्रुप। और 18वें ग्रुप में हमारा जो तत्व होता है वो भी देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, देखिए ताकि इनसे थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि इनका साइज भी इनकी दूसरी होती है। कहने का मतलब इनका स्थान ऊपर होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये और बीच में लाइनें खाली रहती हैं, यानी बीच में खाली के और भी तत्व होते हैं ना, लेकिन हमको सिर्फ इन्हीं जो 11 हमने बताया कि 11 ही तत्व ऐसे हैं, यानी 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो सामान्य कंडीशन पे गैसीय अवस्था में रहते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। तो अभी कितने हुए? 5। और इसके बाद बारी आती है 18वें ग्रुप की, जिसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। देखिए यहाँ पे क्रिप्टॉन होगा तब जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और तब होता है रेडॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितने हुए? 3 और 3 6। तो कहने का मतलब यही पूरे होते हैं 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यही 11 तत्व पूरे ऐसे हैं हमारे तो पीरियोडिक टेबल में जो सामान्य कंडीशंस पे, यानी जिसमें सामान्य कंडीशन मतलब सामान्य टेम्परेचर हो और सामान्य प्रेशर भी हो। ठीक है, यानी सामान्य कंडीशंस पे ये गैस में होते हैं। ठीक है, गैस मतलब गैसीय स्टेट में ये 11 तत्व ऐसे हैं जो सामान्य कंडीशन यानी सामान्य ताप और सामान्य दाब पे गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम, ये हो गया हमारा गैसें। ठीक है, और ये 11 तत्व हमारे ऐसे हैं जो होते हैं सामान्य कंडीशन पे गैसों में। अब बारी है कि ये जो गैसों की सरलतम स्थिति होती है, ये क्या दिखाते हैं भाई? सीधे सीधे समझे तो गैसों के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो नगण्य होता है। तभी तो गैस का एक अणु यहाँ पे हुआ, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे कहीं, एक अणु यहाँ पे कहीं। और इसकी तुलना में अगर लिक्विड की बात करें तो उसके अणु लगभग पास पास होते हैं। इस तरीके से हमको बचपन से सिखाया जाता है ना, इस तरीके से। जबकि अगर बात करें हम सॉलिड की, तो सॉलिड केस में क्या होता है? एकदम सटे सटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉलिड केस में होते हैं ना, ठीक कुछ इस रूप में सॉलिड केस में। तो कहने का मतलब जो अंतराण्विक बल है, ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो इनके बीच में नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है, जिसको हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये गैसीय अवस्था में होता है ना। और बात करें तो ये जो नगण्य होते हैं तो कुछ नियमों के द्वारा ये गैसें संचालित होती हैं। संचालित मतलब कुछ नियमों के द्वारा ही ये इस फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, संचालित का ये भी कहते हैं, इसको लिक्विड भी बनाया जाता है। हमने बताया कि लिक्विड में भी पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं। तो बात करें कुछ कंडीशंस, कुछ नियम हैं जो कि प्रयोगों के द्वारा कहें तो प्रयोगों के द्वारा उनको बनाया गया है या प्रयोगों के द्वारा वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो इनको गवर्न करते हैं, जो इन पे राज करते हैं कि कब ये लिक्विड में रहे, कब ये सॉलिड में रहे या कब ये गैस में रहे। ठीक है, वैसे हम बात करेंगे सॉलिड को छोड़ करके लिक्विड और गैस की, तो कब ये लिक्विड में रहे और कब ये गैस में रहे। तो अब बारी होगी इसके बाद, यानी
गैसियस स्टेट की टॉपिक के बाद हमारी बारी होगी गैसियस लॉ की, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो गैसियस लॉज हैं, जो देख लीजिए आप, यही 11 तत्व हैं, ठीक है। तो जो गैसियस लॉज हैं वो किस तरीके से इन पे काबू रहते हैं, यानी इनको अपने काबू में रखते हैं, ठीक है। तो बात करें वो जो गैसियस लॉज हैं वो कुछ कंडीशंस, बात करें कुछ इनकी भौतिक अवस्थाओं यानी भौतिक मेजरमेंट, जो भौतिक मेजरमेंट होते हैं उन पे निर्भर करते हैं गैसियस लॉज। जिसको हम बोलते हैं क्या, गैसीय नियम, ठीक है ना। देखिए गैसों के नियम, ठीक है। तो हमको अब देखना है गैसों के नियम। तो बात करें सबसे पहले ये गैसों के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ बताया ना, प्रयोगों के द्वारा ही इनको प्राप्त किया गया है, बहुत से प्रयोग किए गए, बहुत से प्रैक्टिकल किए गए, तब इन नियमों को लाया गया जिसके थ्रू ये गैसें आपस में, जिसके थ्रू ये गैसें व्यवहार करती है, ठीक है। और बात करें कुछ इनके मापनीय गुण, जो गैसों के मापनीय गुण होते हैं, जैसे बात करें हम, जैसे इनका होता है टेम्परेचर। देखिए इनका टेम्परेचर भी माप सकते हैं, ना। इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी माप सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर के साथ साथ हम इन पे जो द्रव्यमान इनका होता है, या पहले तो इनका वॉल्यूम भी माप सकते हैं। भाई हमें तो पता ही होगा ना गैसों का वॉल्यूम कितना है, जिस पात्र में रखेंगे उसी का वॉल्यूम ले लेंगे। और साथ ही साथ इसका जो मास होता है, ठीक है, वो भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान उसको तौल करके, ठीक है। तो बात करें ये चारों बातें, इन्हीं को आधार मान के ये चारों मापनी है, आप इन चारों को माप सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप किसी भी गैस के लिए ना माप सकें। आप ये चारों चीजें तो माप सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मापनी, आप कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो इन चारों कंडीशंस को ही आधार मान के गैसों के नियम का उत्पादन किया गया, गैसों का नियम सामने आया। अब ये गैसों का नियम जो सामने आया वो है कौन कौन सा, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानते होंगे। आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे गैसों के नियम को अपने अगले वाले वीडियो से, ठीक है। तो इसमें बात करें, बॉयल लॉ आता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ, इन्होंने नियम क्या दिया था। इसी तरीके से आते हैं हमारे चार्ल्स लॉ, इन्होंने किस तरीके से इन चारों में संबंध बताया। और बात करें तो ये मापनीय गुण है, ये जो नियम है वो संबंध बताते हैं, सिर्फ कब इसमें संबंध होगा, कब इसमें संबंध होगा, कब इसमें संबंध होगा, या कब इन दोनों में संबंध होगा, यानी इन्हीं बात में सीधे सीधे इन चारों में ही संबंध को ये चीजें बताती हैं। इसी तरीके से हमारा है अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रोज लॉ, अवोगाड्रो ने क्या नियम दिया था। और इसी तरीके से गै-लुसाक्स लॉ, तो कुल मिला के ये चार नियम हैं। एक बॉयल्स लॉ, दूसरा